कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए जो भी फैसले दिए वो हमेशा बहुजन समाज के विरोध में रहे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। इसलिए हम सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के इस मिले जुले फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो जो मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं वो मांग तो हम लोग पिछले लंबे समय से उठा रहे हैं। तो सरकार इनको अभी राजनीतिक खेल के जरिए खेल रही है। हम सरकार के राजनीतिक खेल को समझते हैं। तो जब पुलिस अच्छा काम करेगी तो मैं दोनों हाथ उठाकर उनका स्वागत सम्मान करूंगा, लेकिन जब पुलिस द्वारा अनैतिक कार्य होगा, कानून के लोग विधि के विरुद्ध कार्य होगा, आम जनता की भावनाओं के विरुद्ध कार्य होगा और कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप होगा, तो उन पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसानों से गलतियां होती हैं। आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर एक महारैली का आयोजन किया गया और यहां पर तमाम जो SC, ST, OBC और मुस्लिम सभी समुदाय के लोग यहां पर मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्रीमी लेयर को लेकर और SC, ST में जो यहां पर वर्गीकरण की बात की जा रही है, इसको लेकर तमाम जिनके समर्थक हैं विरोध कर रहे थे। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज आपके आह्वान पर हमने देखा आपकी महारैली में तमाम जो आपके समर्थक थे वो आए हुए थे। तो थोड़ा सा मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये बताइए, ये जो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक विरोध कर रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं, तो कारण क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के लिए जो भी फैसले दिए वो हमेशा बहुजन समाज के विरोध में रहे। यही सुप्रीम कोर्ट प्रमोशन में रिजर्वेशन की फाइल को लंबे समय तक अपने पास रोक के रखता है, लेकिन EWS पे ये सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के अगेंस्ट में जो, और मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जो आरक्षण का प्रावधान बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट के जो कानून बनाया गया उसके पक्ष में खड़ा दिखाई दिया। EWS यानी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो आरक्षण व्यवस्था है वो पहला उसका जो आधार है वो सामाजिक पिछड़ापन, दूसरा शैक्षिक पिछड़ापन और तीसरा उनके प्रतिनिधित्व में कमी। भारत में 2% सरकारी सेक्टर है, 98% प्राइवेट सेक्टर। सरकारी सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, आरक्षण जिसको हम कहते हैं, उन 2% नौकरियों में जो सरकारी सिस्टम की है सभी जातियों की बराबर की भागीदारी हो। अगर वो नहीं होंगी तो फिर न्याय को सुनिश्चित करना या पॉलिसी जो बनती है उसको लागू कराना पारदर्शी रूप से संभव नहीं है। इस बात को, क्योंकि भारत में ऊंच नीच है, जातियों में गैर बराबरी है, जो लोग सत्ता में हैं वो बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन केंद्र की सरकार ने 2019 के अंतिम समय में ये कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही मान लिया। तो हमने देखा कि आरक्षण पे जब मंडल कमीशन की सिफारिश आई थी और आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए 52% लोगों के लिए 52% आरक्षण लागू होना, तब उन्होंने 27% यही सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे हमें शक है। 2 अप्रैल 2018 को इसी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया, जिसमें हमारे 13 लोग शहीद हुए थे। 20 मार्च को फैसला दिया गया था, वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को वापस लिया। तो मेरा कहना ये है, हम अपने लोगों के खिलाफ नहीं हैं। अगर वास्तविकता में सरकार की नीयत अच्छी हो, क्योंकि नेता बहुत हैं, नीति बहुत है, लेकिन नीयत नहीं, अगर नीयत अच्छी नहीं होगी तो अंत उसका लाभ आखिरी पायदान के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आज तक भी इतना बैकलॉग लागू खाली पड़ा हुआ है, आज तक भी सरकार ने उस बैकलॉग को लागू कराने का प्रयास नहीं करना, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों पर एट्रोसिटी के होते हैं, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट चुप रहता है। तमाम तरह से आरक्षण को ख़त्म करने का, जैसे कहीं जाली सर्टिफिकेट बना के सामान्य जाति के लोगों ने आरक्षण के वो में घुस गए और SC, ST के बच्चों का जो है SC, ST के बच्चों के अधिकारों को लूटने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट चुप रहा। 69 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में 20,000 पदों पर घोटाला हुआ। मैंने 5 दिन आंदोलन किया, सरकार ने आंदोलन से डर के 6800 नियुक्तियाँ रिलीज की। फिर उसको हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अब हाई कोर्ट ने बाध्यता खत्म कर दी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे, क्योंकि वहाँ खुद से आरक्षण नहीं है, जिस संस्थान में खुद से न्यायप्रियता ना हो, जिनमें जो है जहाँ खुद से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन ना हो, वहाँ मैं कैसे मानूँ कि वो लोग हमारे साथ सामाजिक न्याय जो है वो बहुत जिम्मेदारी से करेंगे। इसलिए उनके इस फैसले पे मुझे उनका राजनीतिक स्वार्थ नजर आता है और ये फैसला कहीं ना कहीं बंटवारे को बढ़ावा देता है। मैं क्रीमी लेयर के पूर्ण रूप से अगेंस्ट हूँ। वर्गीकरण पे हमने कहा है कि सरकार जातिगत जनगणना करा दे, उसके आंकड़े सार्वजनिक करा दे। अगर कहीं भी
किसी जाति का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियों को मिल रहा हो तो बराबर बांट के उनको दो, हम लोग इसका समर्थन करेंगे। लेकिन बिना जाति का आंकड़े जुटाए, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद उसके जनगणना के आंकड़े भी जारी नहीं हुए, यानी कि समझे हम पे जो जनगणना 2001 की है, अब चल रहा है 2024। इस पीरियड में शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी बड़ी है, शेड्यूल ट्राइब की आबादी कितनी बड़ी है, बैकवर्ड की आबादी कितनी बड़ी है, सामान्य जाति की आबादी कितनी बड़ी है, तमाम जातियों की आबादी कितनी बड़ी है, धर्मों की आबादी कितनी बड़ी है, इसके आंकड़े हम पे कहाँ हैं। जब हम आंकड़े नहीं जुटाएंगे तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं किसने किसका अधिकार खा लिया। फिर अगर यही चेक करना है, अगर यही जो है पॉलिसी है, तो आप ये बताइए EWS आपने किस आधार पर तय किया, आपके पास कौन से आंकड़े थे? सरकार ने तय कानून बना दिया, आपने उसको सहमत कर दिया। इसलिए हम सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के इस मिले जुले फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसा विरोध हमने 2 अप्रैल 2018 में दर्ज कराया था। हमारी मंशा ये है, हम अपने DSC के भाइयों के परिवारों के विरोध में नहीं है। हम तो अगर उनके हक की बात आई तो उनसे भी बड़ा आंदोलन, क्योंकि उनकी संख्या कम है, हम लोग उनके से बड़ा आंदोलन उनके समर्थन में करेंगे। हमें जो भय है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक जज ने कि भाई स्टेट को पावर होनी चाहिए, अगर स्टेट को पावर होगी तो कई ऐसी पार्टियाँ जिन्होंने बैकवर्ड की या अपर कास्ट की कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट में डलवाने के लिए बहुत तरह से प्रयास किए, कभी 17 जाति का लिया है, कभी 23 जाति का लिया है। ऐसे तो आप इनका आरक्षण बढ़ाने, सीमा नहीं बढ़ा रहे हो और लगातार दूसरी जातियों को इसमें शामिल कर रहे हो, तो फिर तो इनमें आपस में ही मारपीट होगी, झगड़े होंगे, विरोध होगा। तो सुप्रीम कोर्ट सरकार की मंशा के शक में हम लोग जो हैं और अपनी मांग को लेकर, हमारी आज की मांग क्या थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, उसके आंकड़े जारी किए जाएँ। दूसरी मांग हमारी, हमने 2.25 साल पहले इस बात को उठाया था, हम तो सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, कि OBC में 27% से अलग जो अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, अति पिछड़ी है, उनको 15% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए। फिर शेड्यूल कास्ट में भी, ये 2.25 साल पहले की रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ, 2.25 साल पहले ये हमने मांग उठाई कि शेड्यूल कास्ट की आबादी बढ़ रही है, आरक्षण की सीमा नहीं पूरी हो रही है। अभी भी जो 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिला, उनमें से 4 से 5% पूरा हुआ है। पहले तो हमारा बैकलॉग आप पूरा नहीं कर रहे हो, उसके बावजूद जो है NFS करके लगातार निकाल रहे हो। तो हमने कहा कि जिन जातियों का आरक्षण नहीं मिल रहा है उनमें उनको 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाए। आज हमने मांग की है EWS की तर्ज पे 10% अतिरिक्त आरक्षण जो DSC के भाई हैं उनको दिया जाए, साथ साथ आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, क्योंकि जब EWS आपने दिया है, आरक्षण की कैप आपने ख़त्म की है, तो अब आपको जो है संख्या के आधार पर आरक्षण, यानी कि 100% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में करना चाहिए। क्रीमी लेयर पे बात करते हैं, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक परिवार में पढ़ लिख गए, उन्हें नौकरी मिल गई, तो मतलब एक क्रीमी लेयर बन गई, तो यानी कि उनके परिवार में जो अगली पीढ़ी होगी उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यही मतलब इसका? तो क्या इसमें मतलब दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रीमी लेयर की बात, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लागू करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को अपने ऊपर। एक पीढ़ी का जो जिसके पिताजी, जैसे आज के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके फादर भी चीफ जस्टिस रहे हैं, किस आधार पे? उन्होंने कौन सा टेस्ट दिया है, कौन सी योग्यता? यहाँ चपरासी की नौकरी के लिए टेस्ट होता है, इंटरव्यू होते हैं। क्लास 1 की नौकरी के लिए जो देश चलाते ब्यूरोक्रेट, उनकी नौकरी के लिए टेस्ट होते हैं, मेन होता है, प्री होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज अगर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का व्यक्ति बनना चाहे, जिसका मन हो, जो चाहता हो कि उसको जज बनना है, उसके लिए क्या योग्यता है, वो कैसे बन सकता है? क्या हमारे देश में उसके लिए ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन है? अगर इतने ही न्यायप्रिय हैं हमारे जज, तो उन्होंने अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बने आ रहे हैं, और 412 एक परिवार हैं जो आज तक जिनके परिवार के बच्चे जज बने हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ फॉर्मूला क्यों नहीं लागू किया कि एक आदमी को जब मिल गया दूसरे आदमी को नहीं मिलना चाहिए? मेरा सवाल ये है, सरकार को यही नहीं पता, और ना सुप्रीम कोर्ट को, कि इसके आंकड़े भी तो होने चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट सरकार पे, कि क्रीमी लेयर बन गया नहीं। अगर क्रीमी लेयर बन गया है शेड्यूल कास्ट में, तो फिर NFS कैसे हो रहा है? जनगणना करानी पड़ेगी। NFS कैसे हो रहा है? नॉट फाउंड सुटेबल करके आप लगातार भर्तियों में से बच्चों को निकाल रहे हैं, तो फिर नॉट फाउंड सुटेबल क्यों हो रहा है अगर क्रीमी लेयर बन गया है? और क्रीमी लेयर भारत में जो, आप फिर समझिए, भारत में जाति है जो कभी नहीं जाती है, तो जाति का स्टेटस नहीं बदलता है। हम तो अपने लोगों से स्वतः कह रहे हैं कि जो लोग सक्षम हो गए हैं वो लोग दूसरे परिवारों के लिए छोड़ दें, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकार की नीयत तो अच्छी हो। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, जैसे अभी 2700 वैज्ञानिकों की भर्ती पे चर्चा हुई, उनमें से एक में रिजर्वेशन फॉलो नहीं हुआ। लेटरल एंट्री से आपने किया, NFS हो गया तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे वहाँ भी चले जाते। तो लेटरल एंट्री से आपने 50 से ज़्यादा जो है क्लास 1 के अधिकारी जो हैं, यहाँ तक कि आप समझिए डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आपने बनाए हैं, जिसको IAS बनने के बाद 15 साल लगते हैं, उसमें आपने क्यों नहीं दिया? तो मेरा कहना ये है
मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि सरकार अगर हमारी तेजी होती तो हमें हर चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों पर घोटाला जिस सरकार ने किया हो, उस सरकार की मंशा पे शक क्यों ना किया जाए। जिन्होंने 20,000 पद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के बच्चों के, वो सामान्य जाति के बच्चों को भर दिए हों, उनकी मंशा पे क्यों ना शक किया जाए। और जिस देश में पेपर घोटाले होते हैं, नीट के पेपर घोटाले होते हैं, तमाम पेपरों में घोटाले होते हैं, इंटरव्यू में जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के साथ धोखाधड़ी होती है, तो वहाँ उस देश में क्यों ना उनकी नीयत पर शक किया जाए। ठीक है। अच्छा, हम आरक्षण की सीमा को लेकर भी आप अभी बात भी कर रहे थे पहले कि अभी हमने सुना है कि राहुल गांधी ने विदेश में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आरक्षण की सीमा वो चाहते हैं कि 50% से ज़्यादा हो जाए। तो आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत। 2% सरकारी नौकरियों में 100% जो है रिप्रेजेंटेशन करने में क्या दिक्कत है। मैं तो सामान्य जाति के लोगों के बारे में चिंतित हूँ। उनको 10% आर्थिक आधार पर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि उनकी संख्या 10% नहीं है, ज़्यादा है। बिहार की जाति का जनगणना में तो लगभग 10% करीबी आई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर उनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है तो उनकी गिनती हो जाए और जितनी उनकी संख्या है उनको उतना आरक्षण जो है दिया जाए। उनका स्पेशल जो है एक पैक बना, उसको एक उसमें दायरे में बना दिया जाए और उनके साथ धोखा ना हो। लेकिन ये सब चीज़ें, सामान्य जाति के लोगों का क्या आरक्षण कम हुआ है, क्या उनका प्रतिशत कम है, क्या डिपार्टमेंट में उनके लोगों की संख्या कम है, क्या उनका बैकलॉग बाकी है। जब हम 6 महीने में अगर कोई सीट रिक्त हो जाए राजनीतिक रूप से, MP MLA की या प्रधान की भी, उसका चुनाव कराते हैं, तो इतना बैकलॉग जो लाखों की संख्या में खाली पड़ा है, ये बैकलॉग हम लोग क्यों नहीं भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी ज़्यादा हो गए या हमारे जनसंख्या कम हो गई। तो सरकार ने लगातार, BJP RSS की पॉलिसी रही है कि वो लगातार कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट में रहे हैं और वो लंबे समय से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप इतना है कि जो सबसे अमीर आदमी है वो सबसे गरीबी का सर्टिफिकेट बनवा सकता है। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो जो मांग राहुल गांधी उठा रहे हैं वो मांग तो हम लोग पिछले लंबे समय से उठा रहे हैं। जब वो EWS दिया गया तब से भी हम ये मांग उठा रहे हैं कि अब तो आरक्षण की सीमा बढ़ा देनी चाहिए और 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरियों में। ये भी समझना चाहिए, सामान्य जाति के बच्चों को भी समझना चाहिए कि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जिनकी जितनी संख्या, क्योंकि सब लोग टैक्स देते हैं, इसलिए हम लोग हिस्सेदारी की मांग उसमें कर रहे हैं। बाकी 98% प्राइवेट सेक्टर में भी कोई बात नहीं। लेकिन आज हमने मांग उठाई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी जो ज़मीनें जाते हैं वो भी सरकार की होती है, जो उसमें जो है कर्मचारी काम करते हैं वो भी इसी देश के होते हैं। सरकार उनको जो है लोन देती है, कभी उनका कर्ज माफ़ करती है, बहुत सारे टैक्सों में छूट करती है, वो जनता के पैसे सब चीज़ें होती हैं। तो फिर SC ST OBC के लोगों को निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था 98% जो निजी क्षेत्र है उनमें करानी चाहिए। ऐसी मांग भी जो है आज हमने उठाई है। साथ साथ मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें जो अभी पूरी नहीं हुई उनको लागू कराने की मांग भी हमने उठाई है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन की मांग भी हम लोगों ने उठाई है। पुरानी पेंशन की मांग भी हम लोगों ने उठाई है। जिस तरह की जुर्म जाति एट्रोसिटी हो रही है मुसलमानों पे, बुलडोजर, हत्या, तमाम तरह से भीड़ द्वारा जो मॉब लिंचिंग, इन सब को भी जो है इन पर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी हमने उठाई है। खुद जो है न्यायपालिका सरकार न बने, इस मुहिम को रोकने की मांग भी हम लोगों ने उठाई है। किसानों की MSP की, मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 700 रुपये और आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, सहायिका, इनके वेतन वृद्धि 20,000 रुपये इनका मिनिमम वेतन किया जाए। पुलिस के कर्मचारियों का 8 घंटे की नौकरी यूपी में की जाए। ऐसी भी बहुत सारी मांगे हमने आज जो हैं। और अगर ये वर्गीकरण वाला और ये क्रीमी लेयर वाला जो फैसला है वापस नहीं लिया गया तो क्या आप लोगों की रणनीति मैं होगी? फिर आपसे कह रहा हूँ, सरकार को इनको करने के लिए बिना जातिगत जनगणना कराए ये पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से नहीं हो सकते हैं। तो सरकार इनको अभी राजनीतिक खेल के जरिए खेल रही है। हम सरकार के राजनीतिक खेल को समझते हैं। देखिए, जैसे हरियाणा में ये फैसला बहुत पहले आ गया था, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लग गई उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसका ऐलान किया। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने इस पर काम किया है। हम सरकार की मंशा को समझते हैं इसलिए, और हम तैयार हैं अपने वर्गों के हितों के लिए, अपने लोगों के हितों के लिए, DSC के भाइयों के अधिकारों के हितों के लिए अगर पुनः हमें सड़कों पे आना पड़ा तो हम लोग तैयार हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे हम अपने अधिकारों को सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को छीनने नहीं देंगे। अच्छा, एक और मसला यहाँ पर है। एक मंगेश यादव इनकाउंटर मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव उसमें कहते हैं कि अपराधी की जाति देखकर इनकाउंटर किया गया है। अब इनकाउंटर क्या भी अब जाति देखकर पुलिस करेगी? क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, पुलिस सरकार की होती है। मैं आपको हाथरस का एक विषय याद दिलाता हूँ। हाथरस में जब घटना हुई तो हमारे उस समय जो है एक बड़े अधिकारी थे पुलिस के, ADG क्राइम थे शायद उस समय।
अब तो शायद वो डीजीपी हैं, उनका बयान आया था कि रेप नहीं हुआ। प्रशांत सिंह का जो है ये बयान था, जबकि इसका राइट जो है वो कोर्ट को है, पुलिस को नहीं है। उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए, और फिर मीडिया ने भी उस मामले में बहुत करेक्टर एसोसिएशन किए थे। मैं ये कहता हूँ कि भारत जातियों का देश और जाति वास्तविकता में नहीं जाती है। आज जो सरकार न्याय है, करना आप पुलिस का काम नहीं, आप मैं फिर कह रहा हूँ, पुलिस ने कि वो उस बड़े अधिकारी ने ये बयान क्यों दिया? अपने मन से तो नहीं दिया होगा, उनको चिट्ठी तो नहीं आई, उन्होंने ये बयान सरकार के आदेश पे दिया। तो पुलिस, तो इस मामले में भी पुलिस जो डीजीपी ने अभी ये कह दिया ना कि निष्पक्ष जांच मैं फिर कह रहा हूँ, कार्रवाई। पुलिस जो है सरकार के अधीन है, पुलिस सरकार की कर्मचारी है। सरकार जो कहेगी पुलिस उस बात को करेगी। तो पुलिस की कार्रवाई पे शक इसलिए भी होता है कि बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं, अगर उनका रिकॉर्ड खंगाला जाए तो उन रिकॉर्डों में मरने वाले यादव हैं, दलित समाज से हैं, जिनमें भी पासी समाज के लोग ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं, और जिन पे मुख्यमंत्री जी की कृपा है या मुख्यमंत्री के सब जाति के ज़्यादा तो लोग, मुस्लिम है। वो कम है। मैं यही कह रहा हूँ। इसका मतलब जब सामने यादव होता है या दलित होता है या मुसलमान होता है तो पुलिस की गोली तेज़ी से सीना चीर के निकलती है, और जब कोई अपराधी सरकार से ताल्लुक़ रखने वाला होता है तो पुलिस उसको गोली चलाना तो बहुत दूर की बात, उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मैं गोली प्रक्रिया के खिलाफ हूँ, मैं बुलडोजर प्रथा के भी खिलाफ हूँ। मैं वो सीधा शख्स हूँ, पुलिस की कार्रवाई पे मतलब मैं वो सवाल शख्स खड़े हूँ, कर रहे हैं। मैं वो शख्स हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई। मैंने मना किया पुलिस को कि आप उनका इनकाउंटर मत करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ सच बाहर आए, क्योंकि पता लगना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। तब वो पुलिस से मैंने खुद बात की वहाँ के अधिकारियों से, ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। तो वो 4 लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोग पुलिस के दया पे छुट भी गए। मैं पुलिस का मनोबल नहीं गिराना चाहता, पुलिस का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पुलिस के कैप पे यहाँ माथे पे अशोक होता है, मैं उसका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, क्या रणवीर इनकाउंटर आपको याद नहीं उत्तराखंड का, जो देहरादून में हुआ था? आपने लंबे समय उत्तराखंड में पत्रकारिता की है, उसमें क्या हुआ पुलिस वालों के साथ बाद में? क्या उनको सज़ा हुई या नहीं हुई? आप मुझे बताओ। क्या वो इनकाउंटर झूठा था या नहीं था? आप बताओ मुझे। देखिए, पुलिस तो ये कहती है वो तो निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं उनको करते सजा हैं। किसने दी? उनको सजा मैंने दी क्या? उनको सजा ऑनरेबल कोर्ट ने तो दी ना। तो जब कोर्ट ने सजा दी तो फिर मैं क्यों ना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करूं? मैं फिर कहता हूं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें व्यक्ति 10-10 साल जेल में रहता है और 10 साल में रहने के बाद उसको पता लगता है वो निर्दोष था। मैं अब गारंटी देता हूं, जिन मामलों में मुझ पर कार्रवाई की गई और मुझको 16-16 महीने जेल रखा, जिस दिन उनको कोर्ट में जब उनका ट्रायल खत्म होगा, आप देखना कि मैं निर्दोष पाया जाऊंगा। तो मेरे जो 16 महीने जेल में बंद किए गए, उसका जवाब कौन देगा? अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, जिसके गले में फंदा फंसता और फंसा के अपनी साख बचा लो, इसको न्याय कहते हैं, इसको कानून व्यवस्था कहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, इतनी अच्छी पुलिस व्यवस्था है और मुख्यमंत्री इसकी जो तारीफों के पुल बांधते हैं और केंद्र की सरकार भी, तो मुझे आप ही बता दो कि फिर जो है इतनी बेटियों का पे जुल्म जाति अन्याय क्यों हो रहा है? रोज़ जो है आप देखो कितनी बेटियों के साथ रेप हत्या। अभी फरुखाबाद में 2 बेटी आपने लटकी हुई नहीं देखी क्या? और फिर आपने पुलिस का क्या बयान सुना कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड किया। लेकिन जैसे मैंने घोषणा की कि मैं आ रहा हूँ और मैंने अधिकारियों से बात की, तो फिर उन्होंने चुपचाप FIR भी लिख ली। और उनके परिवार के बदलते बयान नहीं देखे आपने कि उनके परिवार ने खुद से मांग की कि भाई उनके पैरों में कांटे घुसे हुए थे, उनकी चप्पल जो है उस तरह से थी, और वो बच्ची अगर उनको मरना तो घर में बढ़ जाती, तो इस पेड़ पे क्यों लटक दी? लेकिन फिर ही उन्हीं पिताओं को मैंने हताश, निराश और दबाव में भी देखा। ये किसकी वजह से हुआ? हाथरस की बेटी को जलाया गया, केरोसिन डाल के उस परिवार को बंधक बांध के, यही पुलिस तो थी। तो जब पुलिस अच्छा काम करेगी तो मैं दोनों हाथ उठाकर उनका स्वागत सम्मान करूंगा, लेकिन जब पुलिस द्वारा अनैतिक कार्य होगा, कानून के लोग विधि के विरुद्ध कार्य होगा, आम जनता की भावनाओं के विरुद्ध कार्य होगा और कार्य सरकार की मंशा के अनुरूप होगा, तो उन पर सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि वो भी इंसान है और इंसानों से गलतियाँ होती हैं। वो कोई ईश्वर नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है कि उनसे गलतियाँ नहीं हो सकती है। ईश्वर और भगवान अगर कहीं होंगे तो मैं मानता हूँ कि वो इतने महान पुरुष होंगे कि उनसे गलतियाँ ना होती, लेकिन अगर इंसान है तो इंसान से तो गलती हो सकती है। और फिर बहुत सारे अधिकारियों को अच्छी पोस्टिंग भी चाहिए, बहुत सारे अधिकारियों को जो है SSP नेता कह रहे हैं पैसे प्रमोशन के लिए, SSP भी बने रहना है, बहुत सारे लोग अधिकारियों को जो है DM भी बने रहना है, बहुत सारे थानों में जो है चार्ज भी लेकर रहना है।
तो मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मैंने तो उत्तर प्रदेश के एक एसएसपी को देखा जिन पे फिरौती का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का, और वो गायब रहे बहुत दिनों तक। ये भी उत्तर प्रदेश के ही थे। एक अभी ललितपुर में इंदल पटेल वाला जो मामला है जिसमें आपने अपनी बात रखी है, क्या कहेंगे उसमें? मैं फिर वही कह रहा हूँ आपसे कि आप देखिए, यही पुलिस है जिसके देख रेख में होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी अपराधी बेलगाम हो गए, और किस तरह से जला जला के मार रहे हैं पिछड़े और दलित वर्ग के मुस्लिम समाज के लोगों को, और सरकार के लोग चुपचाप बैठे हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हैं, जनता ने उनको मैंडेट दिया है। अगर वो इस पर लगाम नहीं लगा सकते तो उनको कुर्सी पर नहीं बैठा रहना चाहिए, उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो संत होकर, योगी होकर, मुख्यमंत्री होकर भी न्याय नहीं करते प्रदेश की जनता के साथ, प्रदेश की बेटियों के साथ, प्रदेश के कमज़ोर वर्गों के साथ, तो उनको कुर्सी पर बनाने का कोई अधिकार नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। मायावती को लेकर आप क्या कहेंगे? वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण बचाने को लेकर मतलब बात करती रहती हैं, और राहुल गांधी ने जिस तरह से बाहर इंटरव्यू दिया तो उनके भी अगेंस्ट उन्होंने ट्वीट भी किया था, क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अगर हमारे अधिकारों के खिलाफ बोलेगा, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, या किसी पार्टी से जुड़ा हो, तो जब किसी के अधिकारों के खिलाफ कोई साजिश होगी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना लाजमी है। मैं भी उनके इस बयान को जो उन्होंने दिया और किस मंशा के साथ दिया, ये तो उनको सोचना चाहिए। लेकिन अगर उनका बयान ये है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती, जाति के आधार पर गैर बराबरी में, तो उससे पहले आरक्षण खत्म करने की कोई बात करता है, तो उससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को सावधान रहना चाहिए। मैं ये भी कहूँगा, बहन जी हमारी बड़ी हैं, बड़ी थी और बड़ी रहेंगी, वो हमारी नेता है, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। आपकी महारैली में हमने देखा ओबीसी, एससी, एसटी और साथ ही मुस्लिम तमाम समर्थक वो भी आए हुए थे, क्या कहेंगे? मतलब कि सभी? देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता कारवा है। पिछले 4 साल में आज़ाद समाज पार्टी ने इस देश में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया है। कई विधायक उनके बहुत करीब से हार गए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में। आने वाले कल में हरियाणा और जम्मू में जनता का आशीर्वाद तो उनके एमएलए भी जीतेंगे। महाराष्ट्र में, बिहार में, दिल्ली में उनके एमएलए भी जीतेंगे। झारखंड में हम लोग आज़ाद समाज पार्टी के लोग बहुजन महापुरुषों के सपनों को, मानवता के राज के सपने को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम जो वंचित है, शोषित है, उसके सच्चे हितैषी बन के उनको तरक्की दें, रोटी कपड़ा मकान। में विदेश दौरे से आया हूँ, मैंने वहाँ ज़िंदगी देखी है, मैंने वहाँ मीडिया के लोगों से बात की, मगर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ परेशानी, उन परेशानी से हम मिलकर लड़ लेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि मेरा देश जो है कमज़ोर है, तो ये अच्छा नहीं है। मेरा देश महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। मेरा देश मेरा गौरव है। मुझे अपने तिरंगे से, अपने राष्ट्र से, भारत से बड़ा प्रेम है। कोई इसके खिलाफ एक शब्द कहेगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो मैं यूएनओ भी गया, मैंने उनसे कहा कि भाई हमारे यहाँ परेशानियाँ, ऑस्ट्रिया में, वियन्ना में, इटली में, जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली है, तो कई चीज़ें मैंने महसूस की है। सरकार भी अपनी जगह स्टैंड लेकर सही काम करती है, लेकिन वहाँ की जनता में जागरूकता बहुत है। वहाँ हमारी तरह ट्रैफिक लाइट पे कोई खड़ा होकर नहीं कहता पुलिस वाला कि रुक जाइए या आगे न निकलिए। वहाँ लोग को बचपन से ही, कक्षा 1 में, क्लास 1 से ये पढ़ाया जाता है कि उनको किस तरह का इंसान बनना है, बेहतर से बेहतर इंसान बनने के लिए। और हमें घर से सिखाया जाता है कि ये जाति के आधार पर ऊँचा है, नीचा है। अगर प्रेम भी करना है तो अपनी जाति में करना है, शादी भी होगी तो अपनी जाति में होगी, दोस्ती भी होगी तो अपनी जाति में होगी। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते किसी काबिलियत को रोकने, तो जाति के आधार पर उसको गाली दे दो, उसको नीचा दिखा दो, उसको छोटा बड़ा कह दो। ये हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तो अभी बहुत बदलाव की ज़रूरत है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अगर वहाँ सड़क पर किसी की दुर्घटना होती है तो वो पहले उसकी जाति धर्म नहीं पूछते, पहले उसको उठा के ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं। ये भी नहीं पूछते उसके जेब में पैसे हैं नहीं, पहले उसकी जान बचाते हैं। हमारे यहाँ आप जाते हैं अस्पताल में तो पहले तो कोई लेके नहीं जाता तो उसी को डर लग जाता, उसी पे मुकदमा लिखा जाए। और फिर प्राइवेट अस्पताल में गलती चला गया तो कहते कि लाओ पैसा लाओ, फिर इलाज करेंगे। तो इसलिए कई चीज़ें अच्छी हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ भविष्य में भारत में भी इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हम अपने भारत के प्रति, भारत के स्टेट के प्रति और देश की तमाम जाति धर्मों के लोगों के, अंतिम व्यक्ति के प्रति, महिलाओं, किसानों के प्रति हम लोग स्टैंड लेकर खड़े हैं। उनकी तरक्की ही हमारा जीवन है। आखिर में महारैली तो आज हो गई है, और जैसे मैंने कहा कि अगर वो फैसला वापस नहीं होता है तो इससे क्या हम एक उग्र आंदोलन में भी देखेंगे क्या? उग्र आंदोलन करना आरएसएस भाजपा के लोगों का काम है, हमारा काम है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक आंदोलन करना। आज भी आपने देखा, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिला। और हमारी बहनें भी मीडिया के रूप में थी, सब सुरक्षित रूप से जो है रही। सब लोगों ने बहनों का सम्मान की रक्षा करते। इवन मैंने भी अपने आप से कोशिश करी किसी को कोई परेशानी ना हो, समझाने काम किया। जबकि इतना बड़ा हजूम था, जितने लोग अंदर थे उसके 10 गुना लोग बाहर थे, और सड़कों पे लोग वो कर रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी। फिर भी मैं उनकी हिम्मत की कदर करता हूँ। इसके लिए मैं भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी सभी नेताओं का, और हमारे जो अनुसांगठनिक संगठन है उनके नेताओं का, हमारे लीडर्स का, और एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जो अपने पैसे से खर्च से यहाँ पहुँचे, दूसरों की रैलियों में
पैसे पे लोग आते हैं, यहाँ तो सिर्फ एक आवाज़ पे आते हैं, अपने टिकट से आते हैं, अपने खाने की व्यवस्था करके चलते हैं। मैं उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो जम्मू कश्मीर हिमाचल के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, पंजाब के हों, उत्तराखंड के हों, मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली के हों, या दूर दूर से महाराष्ट्र से आए लोग हों, कर्नाटका तेलंगाना केरल तमिलनाडु से आए लोग हों, झारखंड से आए लोग हों, बंगाल से आए लोग हों, मैं सभी का दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता अच्छा, हूँ। आखिर में एक सवाल, आपके कुछ समर्थक कह रहे थे वो आपको पीएम बनते देखना चाहते हैं, क्या कहेंगे अपने समर्थकों को? बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का ये सपना था कि इस देश में बहुजन समाज की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति, यानी कि कमज़ोरों का असली जो है प्रतिनिधि, यानी कि अम्बेडकरवाद को मानने वाला व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने। मेरा भी ये सपना है कि अम्बेडकरवाद को मानने वाला व्यक्ति जो मानवता को मानता हो, जो जातिविहीन समाज चाहता, जो अंतिम व्यक्ति के लिए शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, उसके लिए आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान सम्मान के साथ जीवन चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के हाथ में राज व्यवस्था है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने नारा दिया था, बेगमपुरा राज, बेगम का मतलब बिना गम का राज, जहाँ किसी की ज़िंदगी में कोई गम ना हो। और ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबनुअन और छोटे बड़े सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न, यानी कि राज ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई ऊंच नीच ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई चोरी हत्या बलात्कार ना हो, सबको खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए साफ पानी की और इज्जत की ज़िंदगी मिले। ऐसा राज, बेगमपुरा राज के सपने पे हम लोग काम कर रहे हैं, ना किसी जाति के खिलाफ, ना किसी जाति के पक्ष में, मानवता के पक्ष में, और अंतिम व्यक्ति की तरक्की के लिए हम लोग आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं और अपने आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनसे मैंने बातचीत की। जिनका यहाँ पर यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसका कहीं ना कहीं विरोध करते हैं और जो वर्गीकरण है उससे कहीं ना कहीं समाज में बंटवारा होगा, लेकिन वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। सभी वर्ग की यहाँ पर तरक्की हो, वो यही चाहते हैं।